इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल इनफ्लोज के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि इनका सही यूज़ करना है हमें। तो अभी यहाँ पर इसका सही यूज़ कैसे हो सकता है? अगर पैसा आ रहा है, अगर इनफ्लो आ रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स रुके हैं, ठीक है, उनके ऊपर इसका पैसा लगाया जाए, ताकि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो भी जो है साथ साथ चलती रहे, और जो है इकॉनमी जो है वो भी जो है ग्रो करती रहे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करने की, गवर्नमेंट ने अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 ये लॉन्च किया गया था। तो उसके तहत यहाँ पर इक्विटी कैपिटल भी प्रोवाइड किया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। तो यहाँ पर इक्विटी कैपिटल कहने का मतलब कि यहाँ पर एक तरह का जो पैसा है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, एक सपोर्ट प्रोवाइड की गई है, ताकि जो कि वो पैसा जो है आगे आने वाले समय में NIIF जो है यूज़ करे। तो यहाँ पर इसको जो है वेलकम स्टेप बोला गया है ऑथर की तरफ से। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के पास पैसा आता है, तो ये उस पैसे को आगे यूज़ करेगा, इस एडिशनल कैपिटल को आगे यूज़ करेगा। जो भी यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स लगाने होंगे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, अगर वहाँ पर फंडिंग की कमी आती है, तो वहाँ पर फिर जो है NIIF जो है यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करेगा। तो उसका मेन जो मकसद है वो यही है, मतलब कि यहाँ पर वो पैसा यहाँ पर आता है जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता है। तो इस पैसे को आगे यूज़ किया जाता है जहाँ पर कैपिटल की कमी हो गई है, जहाँ पर पैसे की कमी हो गई है, जहाँ पर इक्विटी की कमी हो गई है। ओके, तो वहाँ पर उन प्रोजेक्ट्स को जारी रखते हैं, मतलब कि उनको बंद नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे हाईवेज के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि फंड्स की कमी की वजह से जो फ्लाईओवर्स हैं उनका काम ही बंद कर दिया जाता है। तो सालों साल जो उनके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स होते हैं वो वैसे ही सड़कों के आसपास किनारों पर पड़े रहते हैं, और जब यहाँ पर जो है फंड का रिवाइवल होता है, इक्विटी कैपिटल का दोबारा से इनफ्लो आता है, फिर जाकर दोबारा से काम शुरू होता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट को रोकना नहीं है हमें। अगर ऐसे प्रोजेक्ट कोई डिले हो जाता है ना, तो जो भी उसकी कॉस्ट होती है, जैसे स्टार्टिंग में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था वही हाईवेज वाला, तो वहाँ पर जो भी कॉस्ट एस्टिमेशन होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जितना भी पैसा वहाँ पर इकट्ठा किया होता है, जितनी भी सड़क ऑलरेडी बना दी होती है, वो भी यहाँ पर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही पैसा इकट्ठा हुआ होता है। तो वहाँ पर भी इंटरेस्ट देना होता है। वहाँ पर भी अगर जितने समय का उनका ड्यूरेशन होता है कि इतने समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए था, अगर नहीं होता है तो उस कंपनी को नुकसान होता है, इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों की यहाँ पर फोकस करके चल रहे हैं। आगे एग्जांपल ले रहे हैं, जो बाइडन अभी वो यहाँ पर सत्ता में आ रहे हैं, US में शपथ लेंगे जनवरी महीने। जब वो आएंगे तो वहाँ पर उनके आने से यहाँ पर ये लग रहा है कि आने वाले समय में जो US की इकॉनमी है वो भी अब अच्छे सही ट्राजेक्टरी के हिसाब से यहाँ पर ग्रो करेगी, स्मूथली ग्रो करेगी। हालांकि काफ़ी फियर था वहाँ पर भी जो इकोनॉमिस्ट थे कि कैसा सिचुएशन होगी। सबसे बुरा इम्पैक्ट था US इकोनॉमी के ऊपर कोविड-19 का, -33% GDP गिर गई थी US की। तो अभी धीरे धीरे वहाँ पर इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी वापस आएगा। भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। तो भारत में भी अभी धीरे धीरे इन्वेस्टर्स जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, वापस से जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी उन्होंने शुरू कर दी है। जो फंड्स के फ्लो है दोबारा से यहाँ पर रिज्यूम हो गए हैं। तो यहाँ पर भारत की जो इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फ्लो जो है दोबारा से आने शुरू हो गए हैं, FDI के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास एडिशनल लिक्विडिटी हमने यहाँ पर क्रिएट की है, पैसा दिया है कि कोविड-19 को हमने यहाँ पर टैकल करना है, इसको भी हमने साथ साथ टैकल करना है, साथ साथ जो देश की ग्रोथ है इसको भी हमने बढ़ाना है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर फ्लोज आ रहे हैं, जो भी फंड्स आ रहे हैं, तो इसको हमें यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सही तरीके से आगे बढ़ना है, इनको यूज़ करना है, अच्छा यूज़ करना है। तो कोविड-19 के लिए तो यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं, सही बात है, लेकिन इसके अलावा जहाँ पर ज़रूरत है तो वहाँ पर भी फोकस करना है। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर ऐसे जितने भी फ्लोज आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करना है, रियल इकॉनमी में भारत में लगाओ। जैसे मैंने एग्जांपल ली कि अगर कोई जो काम रुक गया, ओके, तो वो काम अगर रुक गया तो वो उसका जो एक्चुअल प्राइस है ना, जो कॉस्ट, वो भी बढ़ जाएगी। ओके, क्योंकि कोई भी काम रुक जाता है तो पैसे का लेन देन होता है, तो उसके तहत जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता जाता है, और जो है यहाँ पर जो कॉस्ट आती है, जो प्रॉफिट होता है वो भी कम होता जाता है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन हो जाए, तो इसकी बजाय आप ये काम करो कि जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे थे उसमें ये इनफ्लो जो है उसको ऐड करो, उनको जारी रखो, और जो है नए और प्रोजेक्ट्स लगाओ जहाँ पर ज़रूरत है इसकी। और इसका जो कुछ हिस्सा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का है उसको भी आप जो है यूज़ कर सकते हो ऑन इम्पोर्ट्स। जो अभी आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हो, जैसे मोस्टली भारत की जो सबसे बड़ी मजबूरी है ना इम्पोर्ट की, वो है क्रूड ऑयल।
उसके बगैर भारत की यहाँ पर इकॉनमी में बात नहीं बनती है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसा कोई एरिया नहीं है असम के अलावा। असम में भी बहुत कम मात्रा में यहाँ पर जो है ज़मीन से तेल निकलता है। तो इसलिए भारत को डिपेंडेंट होना पड़ता है जितने भी ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर। तो उनके ऊपर डिपेंडेंसी है हमारी, तो वहाँ से ही हम जो है तेल का यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर उसकी फंडिंग भी, जो पैसा भी जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के हिसाब से यहाँ पर जाता है। तो आगे यहाँ पर बात करें कि आरबीआई भी यहाँ पर मजबूर है कि वो डॉलर्स को खरीदता रहे, क्योंकि जो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर पोर्टफोलियो फ्लोज है वो बरकरार रहे, वो आते रहे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो जो है अकुमुलेट होती रहे, मतलब वो रुके ना। तो यहाँ पर बात करें हम भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, जिसको कि आरबीआई यहाँ पर टैकल करके चलता है, तो वो काफ़ी बड़ा है। नवंबर 13 तक यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका जो टोटल रिजर्व का जो फंड है वो $572 बिलियन के आसपास पहुँच चुका है। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये रिजर्व जो है धीरे धीरे काफ़ी राइज इसमें देखने को मिला है। एक ही हफ्ते में ये इसमें $4 बिलियन का इजाफा देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा होता है ये। और अगर बात करें मार्च एंड तक की, वहाँ से लेके अब तक, तो $95 बिलियन जो है अब तक जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बढ़ चुके हैं। और पूरे साल की बात करें तो $124 बिलियन वो जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में राइज आया है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, दिस ईयर इंडिया कुड एंड अप विद ए करेंट अकाउंट सरप्लस फर्दर एडिंग टू द पाइल अप ऑफ डॉलर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये इसको जो है यहाँ पर किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो इसको यहाँ पर इसको रेगुलेट करके चलता है। इसको वही जो है पूरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जितना भी पैसा होता है इसको अपने पास रखता है। ये जो पैसा है ये काम आता है आने वाले समय में। ओके, तो जितना भी रिजर्व होता है ना किसी भी देश के पास, उतनी ही उस देश की लायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हमने फ्यूचर में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना है वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से, तो लोन इजीली हमें मिल जाता है। तो कहने का मतलब, अगर आप भी छोटे लेवल पर भी कोई लोन लेने जाते हो तो सबसे पहले आपको अपनी लायबिलिटी शो करनी पड़ती है कि लोन आप कैसे चुकाओगे। ओके, तो यहाँ पर क्या इंटरेस्ट आप दे पाओगे, तो उस हिसाब से आपको लोन जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है उतने पैसे का। तो वैसे ही भारत भी जब लोन लेता है इंटरनेशनल मार्केट से या फिर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पर भी लायबिलिटी होती है। तो भारत के पास अच्छा खासा रिजर्व है। अगर मैं कंपेयर करूँ इसको पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के पास 64 बिलियन डॉलर के आसपास का जो है रिजर्व उसके पास है। ओके, तो भारत का रिजर्व काफ़ी बड़ा है। और अगर इसको इंडिया को कंपेयर करें चाइना के साथ, तो चाइना का जो रिजर्व है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। वो भी यहाँ पर 2 से 3 हज़ार बिलियन डॉलर के आसपास वो चला जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, ये बड़ा क्यों है? ये हमेशा 2 कारणों की वजह से बढ़ता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने का कारण सबसे पहला ये है कि यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आनी जो है शुरू हो गई है, काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आ रही है। और दूसरा कारण है, जब जो क्रूड ऑयल है उसका जो यहाँ पर जो प्राइसेस है ना वो गिरे, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं। क्रूड ऑयल का प्राइसेस भी लगातार जो है वो भी गिरते जा रहे हैं, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो इस साल का जो फिस्कल ईयर का जो एंड होगा 31 मार्च 2021 को, तब तक यही अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत का जो यहाँ पर अकाउंट है, करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस होगा। 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की हम जब भी बात करते हैं तो 2 तरह के हम अकाउंट्स की यहाँ पर बात करके चलते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि आरबीआई जो है वो यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है कि जो भारतीय करेंसी है इसको यहाँ पर इसका जो एक्सचेंज रेट है इसको सही से मेंटेन करके चले। तो जब लॉकडाउन लगा था, जब पूरी तरह से यहाँ पर कारोबार बंद हो गया था, तो ये 77-78 तक इसके आसपास जो था हमारा रुपया गिर गया था, इसकी करेंसी डिप्रिसिएशन हो गई थी। तो यहाँ पर आरबीआई ने बहुत तरह के पापड़ बेले हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत तरह के पापड़ बेले जिसके तहत जो है करेंसी जो है अभी फिर दोबारा से जो है ठीक जो है सिचुएशन पे पहुंच रही है। अभी भी जो है ये 73-74 के आसपास रह रही है, अभी भी ज़्यादा ही है, लेकिन 77 से नीचे लेकर आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट्स किए गए। सबसे पहले बात तो यहाँ पर जो है डॉलर्स परचेज किए गए, ठीक है, इनका फ्लो, डॉलर्स जितने ज़्यादा यहाँ पर परचेज किए जाते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी करेंसी के ऊपर पड़ता है, हमारी इकॉनमी के ऊपर पड़ता है। और जब यहाँ पर
अगर बात हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे गैप बढ़ता जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, तो यहाँ पर आरबीआई और भी बहुत सारे यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो लगाता है। जैसे एक्सपोर्ट है, इसको यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करता है, इम्पोर्ट को घटाने की यहाँ पर बात होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर इम्पोर्ट कम होता है तो तब भी जो है हमारा जो रुपया है वो अप्रिशिएट करेगा, सही होगा, मजबूत होगा। तो यहाँ पर बात करने की डॉलर्स को हमें कहाँ पर लगाना है। डॉलर्स को हमें अभी ज़रूरत है रॉ मटेरियल्स के ऊपर हम खर्चा करें, जो कैपिटल इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है उसके ऊपर खर्चा करें। इसके अलावा जो व्यापार के अंदर, जो भी इकोनॉमी के अंदर जो भी इंटरमीडिएट्स रहते हैं, जिससे यहाँ पर भारत की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े, उसके ऊपर डॉलर्स यहाँ पर खर्चा करने हैं, आउटपुट बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और एक्सपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ाने हैं। ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर हमारा एक्सचेंज रेट जो है डॉलर के प्रति जो है अच्छा हो जाएगा, रुपया मजबूत होगा। जितना यहाँ पर गैप कम होगा उतना हमारा रुपी जो है वो स्ट्रांग होगा। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो आता है भारत में, जो भी पैसा आता है वो जनरली कहाँ पर लगता है, जो अभी फ्रेश कैपेसिटी है, जो नई यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है, जहाँ फिर जो ब्रॉन फील्ड एक्सपेंशन होती है। तो ब्रॉन फील्ड एक्सपेंशन वो होती है जहाँ पर कोई कंपनी, जहाँ कोई सरकार, कोई जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनको खरीद लेती है, क्योंकि जिसकी वजह से यहाँ पर उसको खरीद कर क्या करती है, नए तरीके से यहाँ पर नए पैमाने से जो है यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी को यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है, जो भी बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है उसको यूज़ करके। तो यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं इनके ऊपर यहाँ पर बात की जाती है, जहाँ पर उनको टेक ओवर कर लिया जाता है। जैसे बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आई तो पहले से जो इंडिया में कंपनी मौजूद थी उसको टेक ओवर कर लिया। ओके, और यहाँ पर और भी बात कर रहे हैं विद नो इमीडिएट प्लान्स फॉर एक्सपेंशन। हालांकि कोई प्लान भी अगर ना हो, ठीक है, अगर कोई कंपनी डोमेस्टिकली यहाँ पर वर्क कर रही है, ख़राब हालत हो गई है, बाहर से एफडीआई आई, बाहर से एफडीआई आती है, कंपनी जो है उसको, हमारी डोमेस्टिक कंपनी का जितना भी यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जितने भी कैपिटल है, जितने भी मशीनरी है, उसको टेक ओवर कर रही है और नए सिरे से जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो इन्फ्लोस जो आते हैं, लिक्विडिटी इसमें जो है बढ़ती है। यहाँ पर एक तरह का जो है इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना आरबीआई की, तो उसके ऊपर भी प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो आरबीआई है वो भी रूपी को यहाँ पर स्टेबलाइज करके चलता है कि इसके ऊपर जो है ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़ जाए। तो यहाँ पर जो डॉलर्स है उसको परचेज करता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। डॉलर परचेज करने से यहाँ पर ये होता है कि जितना ज़्यादा डॉलर यहाँ पर परचेज करेंगे उतना ही रुपीज़ के ऊपर कम इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उसकी डिवैल्यूएशन कम होगी। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, जो एडिशनल लिक्विडिटी आती है मस्ट फाइंड इट्स वे इनटू न्यू कैपिटल फॉर्मेशन बाय मींस ऑफ एक्सेलरेटेड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर सीधे सीधे यही बात कर रहे हैं कि नया कैपिटल फॉर्मेशन हमने करना है, नए सिरे पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दोबारा से स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है। तो जो बाहर से एफडीआई आ रहा है, देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना, काफ़ी मतलब इसमें बूम आया है, काफ़ी बड़े पैमाने पर ये बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसको हम यूटिलाइज क्यों ना करें। तो यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स रुके थे वहाँ पर हम लगाएं और देश की इकॉनमी जो है, देश की जो ग्रोथ जो काफ़ी कम हो गई थी उसको आगे लेकर जाएं। तो अभी भी जो यहाँ पर आईएमएफ का जो यहाँ पर अंदाजन है कि क्या आने वाले समय में जीडीपी की रेशो होगी, क्या डाटा होगा, क्या परसेंटेज होगी, वो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 0 तक ही पहुँचेंगे। अभी देखो फिलहाल जो भी ये नए क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब देखते हैं कि जीडीपी कहाँ पर जाती है।